हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हम सब ने क्लास 10 सोशल साइंस को पढ़ना शुरू किया था और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ क्लास 10 सिविक्स के सिलेबस से। आप सभी की क्लास 10 सिविक्स की एनसीईआरटी बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 के सभी यूनिट्स, चैप्टर्स और उन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम लोग मिलकर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स को। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक होने वाला है क्लास 10 सिविक्स सिलेबस। आप सभी की बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 टोटल 4 यूनिट्स और 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले यूनिट में आते हैं 2 चैप्टर्स और बाकी के तीनों ही यूनिट्स में है एक एक चैप्टर। और आज हम इन सभी चैप्टर्स को और इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस बार आप लोग क्या नया पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। क्लास 9th में आप सभी ने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में पावर कभी भी किसी एक गवर्नमेंट के ऑर्गन के पास नहीं रहती है। ये पावर हमेशा डिवाइडेड होती है। इसी डिवीजन ऑफ पावर को पावर शेयरिंग बोला जाता है और इस चैप्टर में हम इसी कॉन्सेप्ट को और डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक होगा बेल्जियम एंड श्रीलंका। इस टॉपिक में हम बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी की मदद से ये पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है और एक्चुअल में पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। यहाँ पर हम उन रीजंस के बारे में जानेंगे जिनके वजह से पावर शेयरिंग ना तो सिर्फ जरूरी होता है लेकिन फायदेमंद यानी कि डिजायरेबल भी होता है। हमारा थर्ड टॉपिक होगा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स या फिर टाइप्स होते हैं। और हमारा आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का कंपेयरिंग इंडिया विद बेल्जियम एंड श्रीलंका। इस टॉपिक में हम बेल्जियम और श्रीलंका को इंडिया से कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया, बेल्जियम और श्रीलंका का पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये तो था हमारा चैप्टर 1। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 के तरफ, जिसका नाम है फेडरलिज्म। ये आप सभी के लिए काफी नया कॉन्सेप्ट है। फेडरलिज्म एक पावर शेयरिंग का ही फॉर्म होता है जिसके बारे में आप चैप्टर 1 में भी पढ़ेंगे। इसीलिए चैप्टर 2 और चैप्टर 1 एक दूसरे से काफी ज्यादा रिलेटेबल भी हैं, क्योंकि इस चैप्टर में भी हम इंडिया, बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल की मदद से ही फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक होगा व्हाट इज फेडरलिज्म। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, फेडरलिज्म क्यों जरूरी है और फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या-क्या हैं। हमारा दूसरा टॉपिक होगा व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिनके वजह से इंडिया को एक फेडरल कंट्री माना जाता है, और हम इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे कि क्या इंडिया सच में एक फुल्ली फेडरल कंट्री है भी या नहीं। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक होगा हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ये टॉपिक को समझने के लिए भी हम इंडिया के एग्जाम्पल की ही मदद लेंगे और देखेंगे कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। मतलब कि हम इस टॉपिक में हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एक देश में पावर और फंक्शंस को किस तरीके से डिवाइड किया गया है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच में। इस टॉपिक में हम यही समझेंगे कि किस तरीके से इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन आया और पावर्स और फंक्शंस को डिवाइड किया गया। ये था हमारा चैप्टर 2।
अब आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 3 की तरफ, जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। हमारे देश में काफी ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी है, यानी कि सोशल डिफरेंसेस हैं। इस चैप्टर में हम 3 सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जेंडर, रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे जो भी डिफरेंसेस सोसाइटी में है उसके बारे में। हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ये सोशल डिफरेंसेस सोशल डिविजन्स और इनइक्वालिटीज में भी लीड करते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक होगा जेंडर एंड पॉलिटिक्स। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि जेंडर का मतलब क्या होता है, हमारे देश में कौन कौन सी जेंडर इनइक्वालिटीज हैं और किस तरीके से जेंडर पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि किस तरीके से रिलीजन यानी कि धर्म के बेसिस पे जो भी डिफरेंसेस सोसाइटी में है वो किस तरीके से पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं यानी कि इम्पैक्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करता है। इसी के साथ साथ हम कम्युनल पॉलिटिक्स जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानेंगे। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा कास्ट एंड पॉलिटिक्स। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से कास्ट यानी कि जाति के बेसिस पे हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं और किस तरीके से जाति पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, इम्पैक्ट करती है और कैसे पॉलिटिक्स भी कास्ट को इम्पैक्ट करता है। ये था हमारा चैप्टर 3। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। क्लास 9th में आप सभी ने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन क्लास 10th में हम पॉलिटिकल पार्टीज को और ज्यादा अच्छे से जानेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक होगा व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए जरूरी क्यों है और क्यों हमारे देश में हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज। हमारे देश में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें से कुछ नेशनल पार्टीज हैं और कुछ स्टेट पार्टीज हैं। आप सभी ने इन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। इस टॉपिक में हम यही समझेंगे कि कौन सी पार्टीज को नेशनल बोला जाता है और कौन सी पार्टीज को स्टेट बोला जाता है। इसी के साथ साथ हम हमारे देश की अलग अलग नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। हमारा थर्ड टॉपिक होगा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। इस टॉपिक में हम उन चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करनी पड़ती है, अपनी पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, यानी कि इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, यानी कि बदला जा सकता है। इसी के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे देश में ऐसे कौन से स्टेप्स लिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। तो ये था हमारा चैप्टर 4। अब आगे चलते हैं हमारे आखिरी और 5th चैप्टर के तरफ, जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये पढ़ लेने के बाद कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या हैं, हमारे लिए ये भी तो जानना जरूरी है कि आखिर डेमोक्रेसी के आउटकम्स यानी कि रिजल्ट क्या होते हैं। क्या डेमोक्रेसी हमारे लिए अच्छी है या बुरी? इसी को समझने के लिए हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक होगा हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, यानी कि हम यहाँ पर समझेंगे कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स को हम किस तरीके से असेस यानी कि इवैल्यूएट कर सकते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक होगा अकाउंटेबल
responsive and legitimate government। ये सबसे पहला तरीका है डेमोक्रेसी के आउटकम को असेस करने का। यहाँ पर हम समझेंगे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कितनी ज्यादा लोगों के प्रति अकाउंटेबल यानी कि जिम्मेदार है, वो लोगों की बातों को कितना जल्दी सुनती है और किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, और क्या ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट यानी कि वैध है या अवैध। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक होगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दूसरा तरीका है डेमोक्रेसी के आउटकम को असेस करने का। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री किस तरीके से ग्रो करती है इकोनॉमिकली और कैसे डेवलप करती है एज कंपेयर टू वो कंट्रीज जो डेमोक्रेसीज नहीं है। इसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक होगा रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। यानी कि इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इनइक्वालिटी और पॉवर्टी यानी कि गरीबी जैसी चैलेंजेस कम हुए हैं या नहीं, और ऐसा क्यों। ऐसा इसीलिए क्योंकि डेमोक्रेसी का एक कोर फीचर होता है और वो ये कि हमारे देश में सब लोग इक्वल होने चाहिए। तो ये देखना भी जरूरी है कि क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में ये इनइक्वालिटीज और ऐसे पॉवर्टी जैसे चैलेंजेस आखिरकार कम हुए भी हैं या नहीं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे देश में बहुत ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी है, काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और जेंडर को लेकर। इस टॉपिक में हम यही समझेंगे कि कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इन सारे डिफरेंसेस को, इन सारे अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को साथ में लेकर चला जाता है, किस तरीके से इन सभी लोगों को सम्मान दिया जाता है और कैसे इन सभी के अलग अलग इंटरेस्ट को पूरा किया जाता है। यानी कि किस तरीके से सोशल डाइवर्सिटी को एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अकोमोडेट किया जाता है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। यानी कि यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग कितने ज्यादा सम्मान और आजादी के साथ अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं, और इन्हीं सब चीजों को पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी का आउटकम कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव। ये था हमारा आखिरी चैप्टर। इसी के साथ हमारे पांचों चैप्टर्स पूरे होते हैं और हमारा टॉपिक क्लास 10 सिविक्स सिलेबस पूरा होता है। अब इस लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ, और वो ये कि व्हाई स्टडी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स टू। आप सभी ने ये तो समझ लिया कि आप लोगों के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और इस बार आप किन नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मैं चाहती हूं कि ये सब समझ लेने के बाद आप सभी सोचकर कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि एग्जाम देने के अलावा ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनके वजह से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 पढ़ना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।